हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने कल एक सेशन लिया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और इवन वो क्वेश्चंस भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कल 11 से आपके एग्जाम स्टार्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और आप इन दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो टॉपिक हमने कल नहीं डिस्कस किए थे ना, फॉर एग्जांपल हेरिडिटी, आपका फोर्स, लॉ एंड मोशन, उसके अलावा आपके जो भी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक जो मतलब कल की क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना, वो सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विद एमसीक्यू। और सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ में जो आगे पीछे की बातें हैं वो भी सारी हम करेंगे। बाई चांस अगर आपकी और अनदर कहीं से क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी आपके वहां से कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? अगेन आज भी हम लोग ना थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा और संवेग संरक्षण का नियम। देखिएगा, न्यूटन का पहला नियम जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहती है, अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसे हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है ना, वो तो बताता है कि फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है, बल की परिभाषा बताता है। जो सेकेंड रूल है वो बताता है बल का परिणाम, यानी कि आपको जो फोर्स निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि कितना बल लगा रहे हैं, 5, 10, 15 न्यूटन कितना, वो बताता है सेकेंड लॉ। एंड थर्ड लॉ जो है वो बताता है आपको बल की दिशा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि आप जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। उसे आप एक्शन और रिएक्शन का फोर्स या एक्शन और रिएक्शन का रूल भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना और वेग को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है कि द्रव्यमान को दुगना। अब थोड़े बहुत ना आपको जैसे कि क्वेश्चंस थोड़े फॉर्मूलाज आने चाहिए, जैसे कि मोमेंटम। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है m गुना v, ठीक है। इसने क्या बोला है, या m डॉट v लिख दो यहाँ पे। इसने बोला है कि इसने क्या बोला है, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। द्रव्यमान को दुगना यानी कि 2m कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा कि संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से कट हो जाएगा, कितना आया mv। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर द्रव्यमान को दुगना और वेग को आधा किया जा रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से बल की एसआई यूनिट आपको बतानी है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा न्यूटन। न्यूटन जो है ये फोर्स का एसआई यूनिट है। अगर आपसे सीजेस पूछे, कौन सा यूनिट पूछे, सीजेस पूछे, तो ध्यान रखिएगा कौन सा आंसर रहेगा, डाइन रहेगा। क्या रहेगा? डाइन रहेगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से ऊंचाई, या फिर सभी। आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh होता है। m यानी कि द्रव्यमान, मास, g होता है ग्रेविटी, आपका गुरुत्वीय त्वरण, और h होता है हाइट। तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे आपके सही। तो राइट आंसर है आपका डी नंबर ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, वनों को लगाना उनके विकास, संरचना और स्वास्थ्य के नियंत्रण का व्यवहार क्या कहलाता है? सारे ही टॉपिक जो आपके रिमेनिंग थे ना वो सारे ही हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और साथ में ना आपके कल एग्जाम तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। टारगेट है कि आज क्लास में हम लोग 50, और जब सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
ठीक है। और आपका ये काम है कि आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, बस इतना ही काम है आपका। और नो डाउट पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, साइंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर सेरीकल्चर, वनों को लगाना उनके विकास। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, फॉरेस्ट्री या फिर वनवर्धन या फिर इसे कहते हैं सिल्वीकल्चर, जहाँ पे हम वनों को लगाते हैं। ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पिसिकल्चर क्या होता है, तो मछली पालन होता है। और सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। डन। नेक्स्ट देखें, देखो यहाँ से एक ही क्वेश्चंस में आपके 4 क्वेश्चन हो गए। किस स्थान को जैव विविधता का तप्त स्थल कहते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है, जिनका पेपर लेट है वो पूरा टॉपिक देख लीजिएगा। किस स्थान को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे आपको ना बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स सारे एक ही जगह पे बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, लिविंग्स, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलना, ठीक है, विविधता मिलना, उसे ही हम कहते हैं जैव विविधता। नदी, सागर, वन, मरुस्थल, हालांकि इनमें सब में आपको कहीं ना कहीं देखने की मिलेगी, मरुस्थल में नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मरुस्थल में क्या है, पानी वानी नहीं होगा। अगर किसी को भी सरवाइव करना है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना, पानी, ये सब चीजें तो चाहिए ना, चाहे हम लोग हैं, चाहे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पादप हैं, सब कुछ, ठीक है, उनको भी ये सब चीजें चाहिए। तो यहाँ पर उनको ये मिलेगा नहीं। नदी, सागर और वन, इन तीनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो वन है ना, जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको इन दोनों के मुकाबले बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, हमारा साझा भविष्य नामक पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, मुदालियर आयोग या फिर ब्रटलैंड आयोग। अब ये क्वेश्चन आपका संबंधित है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सतत विकास जो ये अवधारणा है, ये दी गई थी ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, ठीक है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम भी रखा गया था। और ये कहते हैं कि आप ना अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल, उनका यूज आप कुछ इस प्रकार से करें ताकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपकी फ्यूचर के जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी इतना समान हो कि उनके लिए भी वो रहे और आप भी उसका यूज करें। यानी कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़्यादा बेफिजूल नहीं करें। इसी को ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। तो उसी में जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी इस आयोग के द्वारा, तो उसमें ये एक प्रपोजल रखा गया था, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा समय लगा बनने में, ठीक है, बहुत, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत अरबों खरबों साल लगे, जब ये धरती के नीचे दब गए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा, बहुत समय लगा, हीट लगी, उसके बाद में ये सब कोयले में तब्दील हो जाते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें। आपसे पूछा है फॉसिल फ्यूल जो नहीं है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल एक ऐसा है जो आपका कन्वेंशनल सोर्स है और ये कैसा है, रीन्यूएबल नहीं है, नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। देखिएगा, वायु, महासागर, कोयला, गलत, क्योंकि कोयला जो है फॉसिल फ्यूल है, तो ये कट हो गया। केरोसिन, वायु, ज्वार भाटा, केरोसिन तो आपका फॉसिल फ्यूल है, बट ज्वार भाटा, वायु, ये आपका फॉसिल की कैटेगरी में नहीं आता है, गलत। वायु, लकड़ी, सौर ऊर्जा, अब देखो वायु जो है वो भी आपका कैसा है, फॉसिल नहीं है, लकड़ी है, फॉसिल नहीं है, ठीक है, और सौर ऊर्जा जो है ये भी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे जब आप देखेंगे तो जो पेट्रोल है वो एक फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये जो अधिनियम है ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर पारित जब आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी के बाद ही लगभग हर देश ने अपने वहाँ पर एक कानून बनाया ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके और जो भी तस्करी वगैरह होती है, जो भी वन्यजीवों की हत्या होती है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हालांकि 2003 में इसका संशोधन भी किया गया था, बट 1972 के अंदर ये नियम पारित किया गया था। और राजस्थान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1973। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और भारत में कब हुआ था? 1972। क्लियर। नेक्स्ट,
गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका आपको एडिशन बताना है कि उसका सम क्या होगा। शून्य होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी और जो आपका कौन सा है पोटेंशियल और आपका जो काइनेटिक एनर्जी है इनका योग हमेशा नियत रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनर्जी कैसी है, ना तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने कोई चीज़ उछाली तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती जाएगी बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही वो चीज़ नीचे आएगी तो क्या होगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर एक कम हो रही है दूसरी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से एक, जैसे कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है बराबर क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इनका जो योग है वो हमेशा नियत रहता है। और ध्यान रखिएगा इनका जो योग है वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चलते हुए बस से नीचे उतरता है तो आगे की ओर गिरता है। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा और आप में से बहुत सारे लोग गिरे भी होंगे इस चक्कर में। इवन जब आपके सर छोटे थे तो उन्होंने भी बताया था, जब वो ट्रेन से ऐसे उतर रहे थे तो वो भी गिर गए थे। चलिए, तो हम इसके बारे में ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जब आप एकदम से उतरने लगते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। कई बार होता है ना, ट्रेन रुक नहीं रही और हम एकदम से उतरने की कोशिश करते हैं, या बस रुकती नहीं है, थोड़ा सा चल रही होती है तो हम आगे उतरने हम जैसे उतरने की कोशिश करते हैं तो हम गिरने लगते हैं आगे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है और व्यक्ति आगे चला जाता है। नो, नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा ना, गलत है। उसके शरीर का ऊपरी भाग गति की अवस्था में रहता है और आगे की ओर गति करता है। बस रुक गई है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा चलते हुए बस से नीचे उतरेगा। अब आपका ये पूरा शरीर है, आपने क्या किया, जैसे ही बस चलती है ना, आपका ऊपर का जो बॉडी है वो तो थोड़ा स्टेबल होता है, बट जो पाँव है ना वो आपके उस बस के साथ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका जो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप उतरने लगते हैं तो ऊपर का बॉडी स्टेबल है और नीचे के जो पाम है वो क्या है, मूवेबल रहेंगे और एकदम से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया की वजह से क्या कहता है, उसके शरीर का ऊपरी भाग गति की अवस्था में रहता है और आगे की ओर गति करेगा, जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपने जमीन पे पांव रखा, जमीन तो स्टेबल थी ना, और आप एकदम से गति की अवस्था में आ जाएंगे। तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिकेट के मैच में बॉल कैच करते हुए, अब देखो इसके जो एग्जांपल्स है ना, ये आपका जो है ये न्यूटन के पहले नियम का एग्जांपल्स है। जैसे कि ना, अगर आप पेड़ों को हिलाते हैं, टहनियों को हिलाते हैं तो फल नीचे गिरते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं, वो भी इनर्शिया का ही एग्जांपल है। ठीक है, कंबल को जब झाड़ते हैं धूल निकलती है, गद्दे को झड़काते हैं धूल निकलती है, तो वो भी आपका पहले नियम का ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा जैसे कि आपने गिलास लिया, उसके ऊपर पोस्ट कार्ड कोई कार्ड है, उसके ऊपर सिक्का है, तो जैसे आप उस कार्ड को यूँ टक करोगे तो सिक्का पानी में गिर जाएगा, गिलास में गिर जाता है, क्योंकि सिक्का इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रहने की कोशिश करता है। इनर्शिया जो है ना, इनर्शिया कहता है कि तुम वहीं पर रहो, जिसके ऊपर इनर्शिया लग रहा है, इनर्शिया कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो वो कुछ नहीं करना है ना, उसी कंडीशन में उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्रिकेट के मैच में बॉल कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? ये आपने बहुत बार देखा होगा, क्रिकेट में जब भी कोई खिलाड़ी होता है तो वो कुछ इस प्रकार से कैच करता है। अब वो ऐसे कैच क्यों करता है? क्योंकि अगर वो सीधा ऐसे कैच कर लेगा तो बॉल उसके हाथ में ना जोर से लगेगी और इतना फोर्स होगा कि उसको चोट लग सकती है। जैसे उसने हाथ को पीछे किया ना, तो पीछे करने से क्या होगा कि टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, ये दूसरे नियम का एग्जाम्पल है। कौन से नियम का एग्जाम्पल है? दूसरे नियम का एग्जाम्पल है। इसी वजह से जब लोग कई बार हाई जंप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो नीचे जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा हिला के मतलब फैला देते हैं, ताकि जैसे ही वो ज़मीन पे टकराएं तो सीधा ज़मीन से भिड़े नहीं, मिट्टी पे टकराएं, ताकि समय बढ़ जाए और फोर्स कम हो जाए, जिससे उनको चोट कम लगे। तो ये कौन सा है? सेकंड रूल है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। नेक्स्ट देखिएगा,
आरबारी आंदोलन जो है ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? ये आपके पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आरबारी जो संरक्षण है, जैसे हमारे यहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था ना खेजड़ी को लेकर, अमृता देवी आपको याद होगा, वैसे ही ना हमारे भारत में काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे बहुत सारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर बहुत सारे ना आंदोलन हुए हैं, मोमेंट हुए हैं। तो उसी को लेकर ही एक आंदोलन हुआ था जो कि वेस्ट बंगाल का था। AK बनर्जी ने इसे स्टार्ट किया था और ये किससे संबंधित है? साल के वृक्ष से संबंधित है। पर्टिकुलर उस एरिया में गांव का जो हिस्सा था, एक गांव था, मुझे ध्यान नहीं है, एम पे उसका कुछ नाम था, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ना साल के बहुत सारे वृक्ष लगाए गए थे। तो ये आंदोलन उससे संबंधित था और ये किसने स्टार्ट किया था? AK बनर्जी ने। क्लियर? तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, भागीरथी, रावी और सतलज। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध है तो नो डाउट टिहरी नदी पर आपका ये किस पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और बेसिकली जो टिहरी बांध है ना वो संबंधित है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, मछली पालन, घरेलू उपयोग और भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाना। हम लोग ये जानते हैं कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग भी करते थे बट आज के लोग जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मेन काम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हालांकि सिंचाई, मछली पालन, घरेलू उपयोग इन सब में हम कर सकते हैं, बट इसका मेन जो यूज़ है ना वो कहाँ पे होता है? भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, बहुत लो हो गया है, नीचे की तरफ चला गया है। तो हम इनके ज़रिए ना ये जो आपकी प्रोसेस है, जो मैथड है, इनके जरिए हम उनको फिर से रिचार्ज करते हैं ताकि जो लेवल है वो फिर से बढ़ जाए। तो जहाँ पे ये हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब अगर आपने कहीं पे गड्ढा वड्ढा कुछ बनाया है तो वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जो पानी है वो इसका ज़मीन के अंदर चला जाए ताकि हमारा जो भूमिगत जल की मात्रा है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जल के प्रदूषण स्तर को मापने की उपयुक्त विधि कौन सी है? पोषक पदार्थों की मात्रा, कोलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या, पीड़कनाशी की मात्रा या फिर कीटनाशी की मात्रा। ठीक है, देखिएगा, अब जल का जो प्रदूषण स्तर है ना हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पानी जो है वो कितना प्रदूषित है? तो इसको मापने का एक बहुत अच्छा तरीका है कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या। जहाँ पे अगर हम सैंपल लेते हैं, अगर उसमें देखा जाए कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है अगर मिल रहा है, उसकी काफ़ी मात्रा है, तो मतलब वो जो पानी है वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये पर्टिकुलर उस जगह पर रहता है जहाँ पे जैसे कि प्रदूषित पानी है, कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर है, मल वगैरह है, ये सभी उन मतलब प्रदूषित जगहों पर रहने वाला ये बैक्टीरिया है। तो इससे हम ना पानी के प्रदूषण की मात्रा को माप सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मेथड है। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये आपकी भूमि के अपरदन से संबंधित है, यानी कि जो मृदा का कटाव होता है, ये सारी उससे रिलेटेड बातें हैं। भूमि अवक्रमण यानी कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो मृदा अपरदन और भराव की वजह से है। जल भरा अपरदन क्या होता है? जिसमें मिट्टी वगैरह कट जाती है, मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है, जैसे कि आपके चंबल के बीहड़ वगैरह हैं, वहाँ पे क्या है, पानी के तेज बहाव की वजह से जो मृदा है, जो जमीन है वहाँ की, वो सारी खराब हो गई है। अब जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ही इतना अनुपजाऊ हो गई है, क्योंकि वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो पानी के साथ आगे बह गई है। और जल भराव क्या होता है? पानी अगर बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो वो जो एरिया है वो दलदली हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कहता है वनोन्मूलन, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे हम वनों को काट देते हैं, वो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो आपकी मिट्टी को उपजाऊ रखते हैं। अगर बारिश या बाढ़ हो रही है तो उससे बचाने का काम करते हैं। अगर जल काफ़ी ज़्यादा भर रहा है तो पेड़ जो है वो उसको सोख लेंगे, इससे क्या होगा कि मिट्टी उपजाऊ ही रहेगी। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाए। 50 का टारगेट रखा है ताकि कम समय में 50 क्वेश्चंस आपके फटाफट से हों और सारे ही ऑप्शंस हमें अच्छे से समझने भी हैं। एपिको आंदोलन जो है वो किस राज्य में हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बताया था चिपको, ऐसे ही एपिको, ये वैसे तो इस प्रकार से है एपिको। ठीक है, ये आपका संबंधित है कर्नाटका से। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1983 या फिर ऐसे बोला जाता है 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था 1983 में, और ये आपका संबंधित है कर्नाटका से, और ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था।
नेक्स्ट, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है, क्या कहता है? और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एनर्जी का जो पिरामिड है वो स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है और साथ में एक ही डायरेक्शन में बनेगा। और लिंडमैन ने ये आपका रूल दिया था, ये नियम दिया था कि जब भी कोई एनर्जी है ना, जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% जो एनर्जी है वही आगे जाती है। मान लीजिएगा नीचे आपका लेवल फर्स्ट है, यहाँ पे 100% एनर्जी थी, तो ऊपर जो जाएगी वो इसका 10% ही जाएगी, यानी कि 10 ही जाएगी, फिर उसके ऊपर आपका 10% जाएगी, यानी कि 1% जाएगी। इस प्रकार से ये रूल लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो आपका एक नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। एक ना 1% का भी रूल है, वो रूल ये है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है ना, उसका जो प्लांट है वो सिर्फ 1% एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो तो है 1% का नियम, और 10% का नियम है ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित, और जिसे दिया था लिंडमैन ने। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, यानी कि जो फूड चेन है उसका सही क्रम क्या है। घास को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को हिरन, भैंस, गलत है ना। बैक्टीरिया को घास खाएगी, घास को खरगोश, भेड़िया नहीं। घास को कीट खाएंगे, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसके ऊपर टिड्डे विड्डे बैठते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उनको पक्षी खाते हैं, बिल्कुल सही है। और पक्षी को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये इस फूड चेन से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई भी खाद्य श्रृंखला सदैव हरे पादपों से ही प्रारंभ होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और इसी से आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं हम उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, हम उन्हें उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूस करे, जो उत्पादित करे। तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्वयं पोषी होते हैं। इसका मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किसके जरिए? तो सूरज से एनर्जी लेंगे हम, उन्हें CO2 देते हैं, पानी वानी सब मिलाकर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम या क्रिया होती है, जिसकी वजह से प्लांट अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में उपस्थित होंगे, कौन होंगे? फूड चेन के अंदर कौन कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। देखो अब यहाँ पे एक चेन होती है, जैसे कि सबसे पहले तो क्या होगा, कोई भी चीज़ है वो प्रोड्यूस होगी ना, पहले वो प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूसर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिन्हें आप कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होते हैं आपके पेड़ पौधे, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। इनको खाने वाले कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इनको खाने वाले कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर भी आते हैं, और उसके बाद में आपके आते हैं डीकम्पोजर। कौन आते हैं? फिर आपके आते हैं डीकम्पोजर आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आप इन ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? उत्पादक। अब इनको खाने वाला कौन होगा? जो इनको उपभोग करे। ठीक है, अब उसके अंदर जैसे कि शाकाहारी है, शाकाहारी को फिर मांसाहारी खाएंगे, आखिर वो क्या हुए? उपभोक्ता ही तो हुए ना। और उसके बाद में उन सभी को डीकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? अपघटक। और इन्हें हम पृथ्वी के सफाई कर्मी भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ कवक होते हैं जो डीकम्पोजर का काम करते हैं, उन्हें हम डिटर्जेंट भी बोलते हैं और पृथ्वी के सफाई कर्मी भी कहते हैं। कौन होते हैं? अपघटक। तो अपघटक का काम करते हैं कवक, यानी कि फंगस जो है ये होते हैं अपघटक करता। ठीक है, या जो ये अपघटन का काम करते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक या फिर अपघटक। अभी जैसे हमने ये वाली चेन देखी थी ना, तो उत्पादक जो है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी आपके क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि ना पेड़ पौधे हैं, घास है, कौन खाएगा? बकरी खाएगी। ठीक है, बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो शेर जो क्या हुआ? वो सेकेंडरी हुआ, और बकरी जो है वो क्या होगी? प्राइमरी हुई। तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के किस देश में? हाँ, एक चीज़ और, लास्ट सेशन में ना हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो प्लीज़ मैंने उसको पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियन, यानी कि जो परमाणु के नाभिक में जो मिलता है उसे आप कहते हैं न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही हम कहते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, सॉरी उसके लिए, रियली रियली वेरी वेरी सॉरी। तो वो आप जो अपना क्वेश्चन है उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल्हा के नाम से जाना जाता है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइएगा, आप खुद सोच के देखें कि क्या हो सकता है। देखिएगा, एक्चुअली ना
हमारे यहाँ पे जो प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे हम बोरवेल है, कुएं वगैरह हैं, ये सब बना देते हैं जिसके जरिए हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ऊपर से जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, नदियों के रूप में आते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र एक ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुएं वगैरह, बोरवेल वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे लोग सिंचाई कैसे करें? तो वहाँ पे ना जो पानी वगैरह है, जो आने का सिस्टम होता है, उसे पर्टिकुलर ना जो एक सिंचाई परियोजना है जो या उसे स्टोर करने का जो मेथड है उसे कहते हैं कुलय, और ये चलता है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। जस्ट कुछ इस तरीके का होता है, और इसी के ज़रिए ना पर्टिकुलर जो नीचे के गांव है वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी को पहुँचाया जाता है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, और पर्टिकुलर वहाँ पे कोई जैसे व्यक्ति वगैरह आपस में अपॉइंट कर दिया जाता है जो उनकी देखभाल करेगा। ठीक है, तो ये जो कुलय है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे जो नहर, छोटी छोटी सी नहरें सिंचाई परियोजना है जो आपके संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऐसा क्यों है? तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास IUCN। IUCN का अर्थ क्या है? तो IUCN क्या है? ये आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, जो एक रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है जिसके अंदर कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी ऐसी प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधे की है, चाहे जीव जंतु की है, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जिनकी संख्या बहुत तेजी के साथ घट रही है, या वो एकदम से गायब हो गई है, या हो सकती है कुछ आने वाले समय में, उनको वहाँ पे ऐसे नोट मतलब कि राइट कर देता है कि पता चल जाए कि अच्छा ये वाली जो जातियां हैं वो संकट में है, डेंजर जोन में है, और इन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है। तो ये काम कौन करता है? IUCN करता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो जो बुक प्रकाशित करता है उसे हम कहते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है, या इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो रहेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरा ही आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय जल नीति है वो कब बनाई गई थी? आपके पास ये ऑप्शन है 1987, 1989, 1991 या फिर 1993। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1987, यानी कि 1987 के अंदर जो जल नीति है, वाटर पॉलिसी है, वो बनाई गई थी भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के लीवर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आंत में, या फिर किडनी में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रदूषित पानी वगैरह है, प्रदूषित पानी है, मल है, कोई भी खाना है, जो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर वगैरह जो है, इनके अंदर आपको कॉलीफॉर्म मिलेगा। और अगर ये, और इंसान में कहाँ पे मिलेगा? इंसान में मिलेगा ये ह्यूमन के आंत, हाँ, इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर किसी मनुष्य के इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि आंतों के अंदर अगर ये बैक्टीरिया मिल रहा है, इसका मतलब वो प्रदूषित पानी पी रहा है या कुछ ऐसी प्रदूषित चीज खा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ह्यूमन इंटेस्टाइन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको मैच करना है। आपके पास ये कुछ दिए गए हैं, मैंने इसके वो ऑप्शंस नहीं लिए हैं ABCD वाले, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा ही समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा नीचे से चलते हैं। यहाँ पे है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि एक ऐसा अंग आपकी बॉडी में जो काम का नहीं है, जैसे कि आपके जो विजडम टूथ होते हैं ना, अक्ल दाढ़, वो आपकी वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके अलावा जो आपके पेट में अपेंडिक्स होता है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। और थर्ड आपका है यहाँ पर जो कान की पल्व की जो पेशियाँ हैं, जो मसल्स होती हैं, ये भी क्या है? ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। इनका कुछ काम नहीं है ये वाली, अगर नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। उसके अलावा मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था, और कैसा था? ये आपका बगीचे वाला मटर था, उद्यान मटर भी इसको हम बोलते हैं। आपका यहाँ पे देखिएगा डार्विन, डार्विन ने किसके बारे में बताया था? इवोल्यूशन के बारे में बताया था, विकासवाद या परिवर्तन या विकास कैसे कैसे होता है ये बताया था। और म्यूटेशन के बारे में बताने वाले थे ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ये पूरा नाम कुछ इस प्रकार से है। ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन क्या होता है समझते हैं ना। जैसे क्या हो रहा था, आपके बॉडी में बहुत सारे, आपकी बॉडी में जीन्स है ना, तो जीन्स क्या होते हैं, कई बार बाहर के एनवायरनमेंट से क्या होते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, या आपके ऊपर कोई रेस पड़ रही हैं, या आप किसी ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में हैं, तो आपके जीन्स जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, अपना आकार वगैरह बदल लेते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। आपने सुना नहीं था अभी कोविड के अंदर कि कोरोना की नई नई
नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा था पर्टिकुलर उस एरिया में रहते हुए। जैसे कि अगर कोई अफ्रीका के अंदर किसी पर्सन को कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, तो पर्टिकुलर वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोविड का जो वायरस था उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया था। इंडिया के अंदर है तो वहाँ पे रहने वाला जो है कोविड उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया। तो पर्टिकुलर आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं ना, वहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो आपके ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के जो जीन्स है ना वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से थोड़ा मैच कर लीजिएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देती हूँ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, पक्षियों, रेप्टाइल्स और एवीज वर्क। आपको यहाँ पे बताना है एवीज और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा है, उनके बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है और इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है ये कहा जाता है कि ये रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। जैसे 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 आपको ध्यान रखना है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है उसे हम कहते हैं वायरस, वैसे ही ये है। अब यहाँ पे ना रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो तैरते हैं, रेंगते हैं, ठीक है, और पक्षी क्या होते हैं, जो उड़ते हैं। अब यहाँ पे ना इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं दिखाता, बट इमेजिनेशन दिखी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी बनाई गई थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि ना कहा गया कि अगर चोंच होगी ना, अब जैसे पक्षियों की चोंच होती है, अब चोंच में उनके दांत थोड़ा ना होते हैं अब के जो पक्षी हैं, बट ये जो है ना इसमें क्या है कि चोंच में भी दांत मिले थे, पंख भी हैं। तो मतलब कि ये क्या है, ये आपके रेप्टाइल्स और एवीज का क्या है, ये एक कनेक्टिव लिंक है और इसका नाम क्या है, ऑर्कियोप्टेरिक्स है। ठीक है, ऐसे ही पेरिपेटस की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये एनालिडा और ऑर्थोपोडा का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। अब एनालिडा कौन से होते हैं, जो काफी लंबे से होते हैं, जिनका बॉडी जो है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ऑर्थोपोडा जो होते हैं जो आपके इंसेक्ट वगैरह की कैटेगरी में आते हैं, जिसके पाँव वाम काफी ज्यादा होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका पेरिपेटस जो है ये आपके एनालिडा और ऑर्थोपोडा का कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक बोल दीजिए या कनेक्टिव एक जानवर या कनेक्टिव ऑर्गेनिज्म कह दीजिए। और यहाँ पर ये जो है ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आपके रेप्टाइल्स और एवीज का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सर्प के पैर धीरे धीरे छोटे होकर अंततः लुप्त हो गए थे, ये एग्जाम्पल किसने प्रस्तुत किया था। क्योंकि हम जानते हैं ना जो चीज़ आपके काम की नहीं है धीरे धीरे वो म्यूटेट हो जाती है, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हम किसी चीज़ का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना वो धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि हमारे पूर्वज बंदर कहे जाते हैं, बट उनके तो पूंछ थी, बट हम जो है हमारे पूंछ नहीं है, क्योंकि हमारे काम की नहीं थी ना। जैसे 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 क्या हुआ हमारे अंदर विकास हुआ तो वो चली गई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये किसने बताया था, डार्विन, लेमार्क, मेंडल या फिर मूलर ने बताया। तो ध्यान रखिएगा ये बताया था लेमार्क ने। लेमार्क ने अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, यानी कि कोई भी ऑर्गन जो है वो कितना उपयोगी है वो कितना काम का नहीं है, इसके बारे में जो सिद्धांत है वो दिया था लेमार्क के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेमार्क ने ये बताया था कि अगर कोई ऑर्गन, क्योंकि सांप जो है ना वो ज्यादातर अपने बिल में ही रहता है, जैसे कि छिपकली जो है वो भी तो रेंगने वाली है ना, बट उसके पाँव होते हैं छोटे छोटे से, बट सांप के अंदर नहीं है। बट उसका जो स्ट्रक्चर है ना उसको देख के ऐसे लगता है कि पहले के समय में इसके पाँव थे बट अब नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम तो अपने बिल में रहता है, तो इसकी वजह से उसको पाँवों की जरूरत नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, म्यूटेट हुआ और अब उसके पाँव नहीं है। तो ये किसने बताया था, लेमार्क ने, कि अगर कोई अंग उपयोग में नहीं आ रहा है तो वो स्वतः ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पुत्र का जन्म होता है। दोनों ही हम देख लेते हैं यहाँ पे किस किस का जन्म कब कब होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिएगा। हम यहाँ बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर हम बोले तो 33 पेयर होते हैं। अगर हम यहाँ पे मेल की बात करते हैं तो मेल में होता है 22 + XY, और फीमेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे होता है 22 + XX होता है। मान लीजिएगा अगर यहाँ से जो भी गुणसूत्र आते हैं, अगर 22 + XX मिलते हैं, यानी कि इसका X और इसका X, तो क्या होगी, लड़की होगी, यानी कि गर्ल होगी। और अगर मान लीजिएगा कि 22 + XY, यानी कि इसका Y और फीमेल के पास तो X ही X है दोनों, इसका X और अगर इसका Y मिल जाएगा तो क्या होता है, बॉय होता है, यानी कि पुत्र होता है।
देखेगा। अब यहाँ पे क्या है, पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, तो ये तो होगी लड़की, ठीक है। पुरुष का एक स्त्री का वाई, ये तो होता ही नहीं है। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि महिला के अंदर एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है वो किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये संबंधित है आपकी हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता से संबंधित है। मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए थे और उसमें जो सेकंड रूल था वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये हम पहचान सकते हैं पृथक्करण के नियम से। ये हम किससे समझते हैं, पृथक्करण का नियम। इसने बोला था कि F1 पीढ़ी में तो क्या होता है कि कोई भी लक्षण जो प्रभावी है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होता ही नहीं है, और सेकेंड जब आप हाइब्रिड करवाएंगे, जब आपका सेकेंड पीढ़ी होती है, सेकेंड पीढ़ी के अंदर जो लक्षण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो हमने पहले लिए थे लक्षण, जिनके तौर पर हम क्या करवा रहे थे, संकरण करवा रहे थे, हाइब्रिड हम करवा रहे थे, तो जब आप सेकेंड F2 पीढ़ी देखते हैं तो उसके अंदर आपके जो लक्षण हैं वो दोनों अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। तो इससे हम बताते हैं पृथक्करण के नियम से, हम कह सकते हैं कि युग्मकों की जो शुद्धता है वो बरकरार रहती है, बट ये हमें पता चलता है सेकेंड रूल से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चमगादड़, टिड्डे, कबूतर, इनके पंख क्या हैं। अब इन तीनों के अंदर पंख होते हैं, पर आपको बताना है कि ये पंख जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम इन्हें एनालोगस कहते हैं, क्या हम इन्हें होमोलोगस कहते हैं, या वेस्ट्रीजल ऑर्गन कहते हैं। अब देखो वेस्ट्रीजल तो है नहीं, क्योंकि काम में आते हैं। चमगादड़ भी उड़ता है, टिड्डा भी उड़ता है, और आपके जो कबूतर है वो भी उड़ता है, और इन तीनों को उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके जो ये जो पंख है ना वो है एनालॉगस कैटेगरी के, यानी कि ध्यान रखिएगा इनकी जो संरचना है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, अलग अलग है। स्ट्रक्चर जो है वो तो अलग है, परंतु इनका जो काम है, इनका जो काम है वो क्या है, समान है। काम क्या है, यानी कि व्रति, व्रति से आपको ध्यान रखना है काम, और सम का मतलब है समान। समव्रति यानी कि काम समान, क्योंकि तीनों ही उड़ने के काम आ रहे हैं, परंतु स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा संरचना तो क्या है, अलग अलग, परंतु काम है वो क्या है, समान है। इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर संरचना तो क्या होगी, समान होगी, काम अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोनों में से अगर आप एक भी याद कर लोगे ना, अगर व्रति से याद रख लीजिएगा कि काम, जिनका काम समान हो, ठीक है, और बाकी दूसरा फिर क्या हो जाएगा, समझात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति उत्पत्ति पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। राइटर बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रकृति के अकॉर्डिंग, इसके आपको राइटर बताने हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ह्यूगो डी व्रीज, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर मेंडल। अब यहाँ पे ये जो है ना ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने तो म्यूटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बताया था, म्यूटेशन के बारे में बताया था, यानी कि उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ल्स और लेमार्क ने, इन्होंने अंगों की उपयोगिता, कौन सा अंग उपयोगी है, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, उपयोगिता और अनुपयोगिता जो है उसके बारे में बताया था। क्लियर। उसके बाद में जो मेंडल है, इन्होंने किसके बारे में बताया था, आनुवांशिकी के बारे में बताया था। तो कौन बचते हैं, कौन बचते हैं, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स डार्विन बचते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति उत्पत्ति। इसने बोला कि अगर कोई भी जंतु अगर नेचर में रह रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, और स्पीशीज आ जाएंगे, उसका विकास होता रहेगा। परंतु कंडीशन यही है, जैसे कि होता है ना, अगर हम किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, प्रकृति में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके अंदर बदलते रहते हैं प्रकृति के हिसाब से, तो आप सही रहेंगे, आप सरवाइव कर जाओगे। अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, ऐसे स्टड फास्ट रहोगे, नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो आप बाहर निकल जाओगे, मतलब कि काम तमाम हो जाएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम पीछे पुराना ही पैटर्न देखते रहे कि नए नए क्वेश्चन तो बहुत इजी आते थे, हम तो वही पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। और जो बच्चा जिसने एडवांस पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस करी, थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी, तो वो क्या होगा, उसका हो जाएगा सिलेक्शन। तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये यही कह रहे थे कि अगर नहीं करोगे तो काम तमाम हो जाएगा,
चलिए, जीन जिस रसायन के बने होते हैं वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन। ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। ठीक है, चलिए, जीन जिस रसायन के बने होते हैं उसे हम कहते हैं क्या? प्रोटीन कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्या दिया गया है? टी और आपके पास स्मॉल टी। ये तो लंबेपन को दर्शाता था और ये छोटे बौनेपन को दर्शाता है। आपसे पूछा गया है कि F1PD में जीनोटाइप पूछा गया है। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप यानी कि जैसा जीन, एक तो होता है लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, लक्षण बाहर से दिख जाते हैं, बाहर से देखने पे आपको जो जैसा दिखता है वो तो है लक्षण प्रारूप, जिसे कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप, अंदर कैसे जीन है, कैसे वर्क कर रहे हैं वो थोड़ी ना दिखता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, देखिएगा F1PD में क्या था, जब आप यहाँ पे इसको संकरण करवाते हैं, हाइब्रिड करवाते हैं, तो आपको सारे ही पौधे कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। क्या मिलेंगे? सारे ही कुछ आपको अशुद्ध लंबे यानी कि इम्प्योर टॉल, मतलब कि ये आपको अशुद्ध लंबे मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो जीनोटाइप होगा वो सारा कैसा होगा? तो ये होगा आपका कुछ स्मॉल एंड कैपिटल टी होगा, यानी कि यहाँ पे और पहली पीढ़ी के अंदर ना प्रभावी लक्षण ज़्यादा दिखता है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। तो जितने भी पौधे आपको दिखेंगे वो सारे कैसे होंगे? लंबे पौधे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, किसी जीन के लक्षणों में अचानक से परिवर्तन को क्या कहते हैं? सडन कोई चेंज आ जाए जीन के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे आनुवंशिकता कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं? कोविड को याद रखना है, कोरोना वायरस को याद रखना है। हम हर बार सुनते थे कुछ कुछ दिनों के बाद कि क्या हो रहा है, अचानक से उसके अंदर चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएंट है वो अलग ही तरीके के लक्षण पैदा कर रहा है। अगर किसी को इस वेरिएंट से अगर कोविड हो रहा है तो उसके अलग ही सिम्टम्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड जो या कोरोना का जो वायरस था वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा था। क्या कर रहा था? म्यूटेट कर रहा था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का? जल्दी से बता दीजिएगा। मैमथ क्या है? जैसे हमारे पूर्वज बंदर कहे जाते हैं वैसे ही ध्यान रखिएगा मैमथ जो है ये हाथी का पूर्वज था और कहा जाता है बहुत बड़ा। आजकल के जो हाथी है ना उनसे काफी विशाल था ये। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी गुण जो है वो कौन सा है? आपको प्रभावी और अप्रभावी गुण कौन सा, ये आपको कैसे पता चलेगा? जनक पीढ़ी में यानी कि जो पेरेंट जनरेशन होता है उसमें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में पता चलता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो पहली पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी के अंदर तो क्या मिलेगा आपको? सारे ऐसे ही पौधे मिलते हैं, ऐसे ही सारे प्लांट मिलते हैं जो कैसे होते हैं? अशुद्ध लंबे होते हैं, इम्प्योर टॉल होंगे, टॉलेस्ट होंगे। और ध्यान रखिएगा जब आप दूसरी बार इसको क्या करवाते हैं, इसका दूसरी बार आप इसको हाइब्रिड करवाओगे तो आप करवाओगे इनके बीच में करवाओगे। तो जब आप इनके बीच में क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर आपको कुछ मिलता है कुछ इस प्रकार के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको शुद्ध लंबे मिल गए और शुद्ध बौने मिल गए। तो सेकंड पीढ़ी के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो ध्यान रखिएगा सेकंड पीढ़ी के अंदर ये आपको पता चल जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? यानी कि वही जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, बदल दे और सरवाइव कर पाएगा वही सरवाइव करेगा, अदरवाइज काम तमाम। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगेन यहाँ पे इसका देखो पूछने का तरीका अलग हो गया। राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन डार्विन, क्योंकि लेमार्क ने उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और मेंडल ने आनुवांशिकी के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 40, 48 या 50? तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो संख्या है, अगर वैसे बोला जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? 23 पेयर। अब यहाँ पे पेयर तो कुछ नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? पेयर है और एक पेयर में होते हैं 2, तो कितने गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 यहाँ पे क्रोमोसोम्स रहेंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। डन। नेक्स्ट देखिएगा,
आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? जहां पे आपको किसके बारे में पता चलता है? जेनेटिक्स के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेटिनिज्म एक डिजीज है जिसका आपको बताना है कौन से हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, यानी कि कम स्राव की वजह से होता है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं, करो या मरो ग्रंथि हम इसे कहते हैं। फाइट, इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो आपकी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसे हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। और ये आपके करो या मरो ग्रंथि भी हम इसे कहते हैं। जीवन रक्षक ग्रंथि भी हम इसे कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे आप कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब देखो ये तो हार्मोन है, बट मैं यहाँ पे ग्लैंड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है ये आपके अग्नाशय से स्रावित होता है, पेनक्रियास से स्रावित होता है, और ये आपके किसको किस में बदलता है? ये आपके ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा? ये आपके ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या बचा आपके पास? बचा थायरॉक्सिन हार्मोन। आपके गले में ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे बटरफ्लाई आकार में होती है, आपके ये जो ट्रैकिया है उसके दोनों तरफ एच आकार या बटरफ्लाई आकार कहा जाता है। और इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और इसके अंदर क्या होता है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है। वैसे ही ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ग्लैंड है ना बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। इवन आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्रेटिनिज्म हो जाता है, जिसमें बच्चा जो है मंद बुद्धि वगैरह पैदा होता है। बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट फिजिकली और मेंटली दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संकर में लक्षण प्रारूप का अनुपात बता दीजिए। लक्षण क्या होता है? सामने से देखने पर। सामने से देखने पर हमें क्या करवाना है? हमारे पास है ये, और आपको क्या करवाना है? इनके बीच में जब आप यहाँ पे संकरण करवाते हैं, हाइब्रिड यहाँ पे आप इसको करवाओगे, तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करवाती हूँ आपको सही, ठीक है। लास्ट में हम इसको थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक बार करवाएंगे तो आपको तो सारे पौधे ऐसे ही मिलेंगे। और लक्षण क्या होगा? सामने से देखने पे आपको कैसे मिलता है? एक बार मैं इसको ना चेक करके बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी बता दूंगी क्लास में। इनमें से किसका जड़त्व अधिकतम होगा, यानी कि किसका इनर्शिया मैक्सिमम होगा? एक अणु का, परमाणु का, सिक्के का, या फिर क्रिकेट बॉल का? तो ध्यान रखिएगा, इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका मास मैक्सिमम होगा ना, तो उसका जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा, अणु बहुत छोटा, परमाणु बहुत छोटा, सिक्का बहुत छोटा, क्रिकेट की बॉल जो है इसका थोड़ा मास होगा, भारी होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इनर्शिया है वो इसी का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है ना ये आपके कार्य, ऊर्जा, शक्ति इनसे संबंधित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मुझे आपको यहाँ पे आपको देख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बच्चा 1 मिनट रुक भी जाना थोड़ा सा। चलिए, हाँ ठीक है, उसको मैं करवा देती हूँ अभी। अरे अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप एक संकरण जब करवाते हैं ना, F1 पीढ़ी के अंदर तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, परंतु जब आप F2 पीढ़ी देखते हैं, F2 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, F2 में क्या था कि हम क्या करवा रहे थे? इन दोनों को करवा रहे थे। तो जब आप इन दोनों को करवाते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब आप इन दोनों को करवाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या मिलता है? ये मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? लक्षण प्रारूप, यानी कि सामने से देखने पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये तो शुद्ध लंबे हैं, परंतु ये भी तो लंबे पौधे देखने में तो आपको लंबे दिखेंगे ना, ये भी लंबा है परंतु ये बोना होगा। तो आपको बताना है लक्षण प्रारूप, सामने से देखने पे मैं आपको कैसी दिख रही हूँ? लंबी दिख रही हूँ, बोनी दिख रही हूँ, वो होता है आपका लक्षण प्रारूप। उसके पीछे मेरे जीन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वो आप नहीं समझोगे। पर ध्यान रखिएगा, सामने से देखने पर मैं आपको कैसी लग रही हूँ? लंबी, छोटी, वो होता है लक्षण प्रारूप,
ठीक है, आप किसी को देख रहे हैं तो वो देखने में आपको कैसा लगता है, वो होता है उसका लक्षण प्रारूप, जिसे आप कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे आपके 3 पौधे लंबे हैं तो आपका 3:2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3:2 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका किस में होता है, जो आपका आप जब यहाँ पे द्विसंकरण कराओगे ना तो आपको ये वाला रेशो जो है ये प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका फिनोटाइप है। ये किसका है, जब आप डिहाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तब आपको ये मिलेगा। ये हमारा हो गया था क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, 2 व्यक्ति समान मात्रा में काम करते हैं, पहला जो है वो 10 सेकंड में काम करता है, दूसरा 20 सेकंड में काम करता है, पहला और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपभोग में ली गई शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लो, एक फॉर्मूला ना, चलो P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है, यानी कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। पावर बराबर क्या होता है, आपने कितना काम किया कितने समय के अंदर, उसे आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है पहला और दूसरा जो व्यक्ति है ना, कौन, पहला और दूसरा 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने ना काम सेम किया है। मैं बोल सकती हूँ P1 बराबर W अपॉन में T1 और P2 बराबर मैं बोल सकती हूँ क्या, क्योंकि काम दोनों का सेम है, W क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आएगा। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या इस तरीके से, तो W तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको शक्ति का ही अनुपात बताना है, तो P1 बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन में 10, और यहाँ पे P2 बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन में 20 आएगा। तो इसने क्या बोला है, पहले और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपभोग में ली गई शक्ति का आपको बताना है। तो यहाँ पे जब आप रेशो निकालेंगे ना तो ये आपका उल्टा हो जाएगा और रेशो आपका आएगा 2:1 आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई 10 सेकंड में सेम काम कर रहा है और कोई 20 सेकंड में सेम काम कर रहा है, पहले वाला 10 सेकंड में कर रहा है यानी कि पावर ज़्यादा है, यानी कि इसके पास दुगनी शक्ति है। तो कितना रेशो आएगा, 2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक विद्युत उपकरण जो कि 500 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटे काम में लिया जाता है, 30 दिन में काम ली गई ऊर्जा होगी। अगर किसी कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा, अगर कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी, या जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको फिर से समझा दूंगी। 500 वाट, ठीक है, 5 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया, और आपको बताना है किलोवाट, क्योंकि आप जहाँ पे देख रहे हैं ना सारे ऑप्शंस कैसे हैं, किलोवाट में है। तो मैं इसको चेंज करने के लिए किस में, ये तो वॉट में है, वॉट आवर्स में है, तो मैं इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दूंगी। ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, 25 से क्या होता है, 75 होता है। तो 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 किलोवाट यहाँ पे खर्च हो जाएगा। अगर मैंने कोई 500 वाट का उपकरण है जो मैं 5 घंटे डेली चलाती हूँ, तो मेरे महीने का जो आएगा वो मैं 75 किलोवाट खर्च कर चुकी हूँ और उसके अकॉर्डिंग मेरा बिल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 440 जूल कार्य को 11 वाट की दर से पूरा करने में कितना समय लगता है, वही P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। क्या पूछा है, T पूछा है, क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। तो P बराबर मैं कर सकती हूँ क्या, W अपॉन में क्या करूँगी, P करूँगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 440 यहाँ पे क्या है, आपका काम है 440 जूल, और पावर यहाँ पे कितनी है, 11 है। कट कर दीजिएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 40 सेकंड का समय लगेगा। क्या यहाँ पे बात क्लियर है, क्या यहाँ पे क्लियर है, कैसे आया। बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, P इक्वल क्या होगा, W अपॉन में T होगा। P है पावर, P है पावर, W का मतलब है वर्क और T है समय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है। बस आपको क्या करना है, जो निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, जो निकालना है आप उसको यहाँ पे ऊपर कर दीजिएगा, P यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस सॉल्व कीजिएगा और झट से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की गति पहले की तुलना में दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे मैम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखना है आपको 12 mv²। आपका जो काइनेटिक एनर्जी है या गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। क्या कहता है, कहता है कि आपकी इसकी जो गति है ना वो पहले की तुलना में दुगनी हो जाए, पहले की तुलना में दुगनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे KE1 है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा KE2, और ये
क्या है हाफ m, गति बोल रहा है यानी कि वेग आप मानकर चलिएगा कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आप यहाँ पे 2v² कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, पहले है v² और बाद में कितना है 4v², बाद में कितना है 4v² है, बराबर तो मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, पहले है v² और दूसरा कितना है 4v² है, यानी कि कितना हो गया है 4 गुना हो गया है, कितना हो गया है 4 गुना। जस्ट कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके फर्स्ट ग्रेड के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो ना अभी जितने भी टॉपिक्स और बचे हैं ना, आई थिंक टिश्यू वाले टॉपिक से बचे हैं, अब जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप टेंशन नहीं लें। और बाकी जिनके आगे एग्जाम्स हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं ये रेगुलर रहेंगे, आपको रेगुलर डेली क्लास मिल जाया करेगी जिसमें हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो किया गया कार्य कब शून्य होता है, अब यहाँ पर किया गया कार्य क्या होता है, तो कार्य आपको बताना है F/S cos थीटा, ठीक है। बल जब विस्थापन के लंबवत हो, विस्थापन जब शून्य हो, वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो। cos थीटा आपको ध्यान रखना है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। उसके अलावा अगर फोर्स 0 हो गया तब भी ये पूरा जो काम है वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर s यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, अगर ये 0 हो गया तब भी वर्क 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि क्या है परपेंडिकुलर है, तो भी क्या होगा cos 90 = 0, तब भी जो वर्क है वो क्या होगा 0 होगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, वर्क 0 होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेगेटिव पूछे, नेगेटिव कब होगा, तो आपका अगर cos अगर 180 है तो किया गया जो वर्क है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव ध्यान रखिएगा, अगर cos 0 है तो वर्क कैसा होगा, वर्क आपका होगा पॉजिटिव होगा। वर्क कैसा होगा, वर्क होगा पॉजिटिव। ये 3 कंडीशन बनती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से, आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट।